हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे नवी कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% मींस 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, एसएसबी, कहा ना सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलेंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। किसी भी प्रकार का चार्ज हम नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे। इसलिए आप अपने मन से ये चिंता, ये फिक्र, ये टेंशन एकदम हटा दीजिए कि हो सकता है ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा आ जाए कि अब आपको भरना पड़ेगा ये गूगल फॉर्म विद पेड सब्सक्रिप्शन। नो वे, कह दिया ना, फ्री है, फ्री था, फ्री रहेगा। बस आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती के साथ हमेशा के लिए बन जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हां, क्लास 9th बिहार बोर्ड की ही मैं बात कर रही हूं, पाठ 1 कहानी का प्लॉट शुरू कर दिया है, जिसके हम क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा लेखक परिचय और पाठ की व्याख्या, उसके बाद हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस किए, देन हमने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसमें आप अपने आप का भी असेसमेंट कीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा कि आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा या जो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको क्या क्या याद है, क्या सारी कहानी आपकी टंग पर है। यदि मैं आपसे कहूं बताइए कहानी का प्लॉट क्या है, किसके द्वारा लिखी है, तो क्या कहोगे आप? मैडम, कहानी का प्लॉट लिखी गई है आचार्य शिवपूजन जी साय जी द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। और इसमें भगजोगनी नामक एक मुख्य पात्र है जो कि अपनी गरीबी से त्रस्त रहती है और उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि वे उसका विवाह एक संपन्न परिवार में करवा सके। तो क्या वे जन्म से ही ऐसी स्थिति थी? नो मैडम। तो कैसी स्थिति थी? वो पहले बड़े अच्छे थे, ऐशो आराम से जीवन जीते थे। मुंशी जी मतलब भगजोगनी के पिताजी को मुंशी जी कहा जाता था, ठीक है। उनके भाई जो थे वो दारोगा थे। और कब का टाइम है ये? सन 1893 से 1963 के बीच की बात है, ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक उस समय दारोगा थे मुंशी जी के भाई, मतलब भगजोगनी के ताऊ जी या चाचा जी। अच्छी खासी इनकम थी तो खूब घी के दिए जलाए मुंशी जी ने भी, मतलब जब है अपना हाथ जगन्नाथ, यूं पैसा बहाया पानी की तरह, कोई वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी पैसे की। और अब वक्त ऐसा आ गया कि 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। इतनी सुंदर, इतनी मासूम, बहुत ही प्यारी, लेखक ने स्वयं लिखा है, शिवपूजन साय जी ने खुद बहुत अच्छे से लिखा है कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनकी सहायता से मैं भगजोगनी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। सोचिए, इतनी सुंदर थी परंतु उसकी सुंदरता नहीं निखर पाई। क्यों नहीं निखर पाई? अरे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं थी, तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं थे। यहां भटक कर लेखक ने कितने अच्छे से लिखा है मार्मिक रूप से कि भीख मांगने के लिए भी आंचल चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तन ढकने के लिए तो कपड़े नहीं थे, भीख मांगने तक आंचल नहीं था। ऐसे में ऐसी स्थिति, और वो समाज जब दहेज प्रथा अपनी एकदम मुंह फैला या बाय फैला इस समाज में पूरी तरह से व्याप्त था। जिस घर में लड़की का जन्म हो जाता था, माता पिता को बड़ी चिंता होती थी कि अब हमारा क्या होगा, अब इसका विवाह कैसे किया जाएगा। तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लड़कियों को जन्म से पूर्व भी मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, वो कर दी जाती थी। फिर धीरे 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 जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तब कहीं जाकर अब जो स्थिति है बहुत अच्छी है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत के हर एक क्षेत्र में, भारत के कोने कोने में अब स्त्री को मान सम्मान प्राप्त होता है या पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है। हो सकता है, होगा ही कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर आज भी स्त्री को दयनीय या पीड़िता के रूप में ही देखा जाता है।
यहाँ इस चैप्टर की जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है भगजोगिनी। और जैसा कि आपने सुन लिया है कि इस कहानी में क्या है, तो बस मैं जब भी आपसे बात करूं, कभी हमारी जब लाइव क्लास होगी, तो मैं आपसे किसी भी चैप्टर की इसी तरह से कहानी पूछ लूंगी कि बताइए जल्दी कहानी का प्लॉट किसने लिखा है और क्या है। तो आप बताएंगे, तब मुझे विश्वास होगा और प्राउड होगा आप पर कि वाह बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, जो आपने सुना वो आपने यहां पर रखा। यही चाहती हूं मैं। तो आ जाइए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम एक बार पुनः लेखक जीवन परिचय से रूबरू होंगे और साथ ही साथ इस कहानी को फिर से पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ और किस तरह के प्रश्नों का निर्माण इसमें किया जा सकता है। कहते हैं ना कि पाठ में जो भी परीक्षाएं होती हैं, ये आवश्यक नहीं कि पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्नों को ही परीक्षा में पूछा जाए। बीच से प्रश्न आ जाते हैं, तो किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। इसलिए बने रहना है स्टार्टिंग टू एंड विद मी, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो चलते हैं हम शिव पूजन सहाय जी के जीवन परिचय की ओर। नमन करते हैं हम आचार्य शिव पूजन सहाय जी को, जिन्होंने अपनी लेखनी और अपने विचारों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। शिव पूजन सहाय जी सन 1893 को 9 अगस्त सन 1893 को बिहार, कहां, उनवास, बिहार के ग्राम मतलब गांव उनवास में जिला शाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। कब? 9 अगस्त सन 1893 में। 1939 में छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जबकि उनकी औपचारिक शिक्षा केवल मैट्रिक तक ही हुई थी। और उस समय की यदि हम बात करें तो मैट्रिक मतलब 10वीं पास करना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, भारतीयों को इतनी सुविधाएं नहीं थी, अंग्रेजों का बोलबाला था। आपने हिंदी के अनेक साहित्य महारथियों के लेखन को सजाया संवारा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है आपने? मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में हुई थी, बनारस के लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उन्होंने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, राजा राधिका प्रसाद सिंह और जयशंकर प्रसाद जी महान कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने छायावाद का जो छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावाद क्या होता है? छायावाद लेखन की एक कला है हिंदी साहित्य में, जिसमें मन के भाव और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना की जाती है। आपकी लेखनी का स्पर्श पाकर निखर गई। प्रसिद्ध साहित्यकार रमन ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, किसके बारे में? लेखक शिव पूजन सहाय जी के बारे में उन्होंने लिखा है कि आचार्य शिव जी ने लिखा कम, पर कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हीं को प्राप्त है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, लिखा तो गया है, कामायनी एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है, लिखा तो जयशंकर प्रसाद जी ने है, लेकिन शिव पूजन सहाय जी ने उसमें संशोधन किया। आपकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में वे एक माली थे। एडिटिंग के मामले में उन्हें माली की उपाधि दी गई। और माली क्या? जी हाँ, जो बाग बगीचा फूल की बहुत अच्छे से देखरेख करता है, कटिंग छटिंग कटाई छटाई करके उनको आकर्षक बनाता है। इसका काम इसी तरह से उन्होंने साहित्य में अपना काम किया। जैसे माली नए पौधों को रोपता है ना, उसी तरह से उन्होंने नए पौधों को रोपे, बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी उनकी पत्र और पत्रिकाएं थी वो वर्तमान समय में, उस समय सामयिक मतलब उस समय जब वे थे उसी समय उनकी पत्रिकाएं प्रसिद्ध नहीं थी, पत्रिकाएं मैगजीन्स, बल्कि साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण है। आज भी उनकी रचनाओं को वही प्रसिद्धि प्राप्त है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और सह संपादन भी किया। शिव पूजन सहाय ने समस्त जीवन हिंदी की सेवा की। अपने जीवन का अधिकांश भाग हिंदी की उन्नति तथा उसके प्रचार प्रसार में न्यौछावर कर दिया। प्रमुख रचनाएं गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य,
संपादन और सह संपादन किस तरह से किया, एडिटिंग और सब एडिटिंग की उन्होंने। मारवाड़ी सुधार, आदर्श, मतवाला, मौजी, उपन्यास तरंग, गोलमाल है सब गोलमाल है, गोलमाल भी है, समन्वय, गंगा, बालक, जागरण, हिमालय और माधुरी। निधन 21 जनवरी सन 1963 को आचार्य शिवपूजन सहाय का पटना में निधन हो गया था। ये है उनकी रचना। समझ में आया। लेखक शिवपूजन सहाय जी के जीवन से संबंधित जो भी आपने अभी बातें सुनी हैं उनको हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठाए रखिएगा, क्योंकि जब भी, जैसे अभी तो आप 9th में हैं, ऐसा नहीं है कि लेखक परिचय सबका पूछा जाता है। प्रश्न बिल्कुल आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि मैम क्या लेखक परिचय भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखिए ऐसा डिटेल्ड जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन हाँ कभी कभी पठित गद्यांश, जैसे अपठित तो आपके पास वो गद्यांश आते हैं जो आपने नहीं पढ़े, कभी कभी पठित गद्यांश या पठित काव्यांश पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो पठित गद्यांश में जिस भी पाठ का गद्यांश आपकी परीक्षा में आया तो ये पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है और उनका जन्म कब कहाँ हुआ था। इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलते हम कहानी के प्लॉट की तरफ। भगजोगनी एक लड़की, एक ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ जो निर्धन परिवार था ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भगजोगनी को जन्म के साथ ही निर्धनता मिली। तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, बालों में डालने के लिए तेल नहीं थी, तो कंघी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुंशी जी जो कि अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा उन्होंने आराम फरमाए, ऐश किए खूब। उनके एक और भाई थे जो दारोगा थे, अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन पैसे को पानी की तरह उड़ाते गए उड़ाते गए उड़ाते गए, कोई कीमत नहीं समझी। भगजोगनी जो कि एक मासूम थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने, गरीबी ने उसकी सुंदरता को जैसे उजाड़ कर रखा था। उसकी सुंदरता नहीं निखर पाई। क्या कारण था? कारण सबसे बड़ा यही था कि पेट की आग तक नहीं बुझ पाती थी उसकी, 2 जून की रोटी तक नहीं मिल पाती थी उसे, भीख मांगने के लिए कपड़ा या आंचल तक नहीं था उसके पास। लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि तन ढकने के लिए तक कपड़े नहीं थे। क्या गरीबी है। और जब मुंशी जी, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, मुंशी जी के मस्तिष्क में, विचारों में ये और पनपता जा रहा था कि कैसे इसका विवाह होगा। दर बदर भटके हुए, दर दर जाकर उन्होंने प्रार्थना की, याचना की कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, आप अपने बेटे से उसका विवाह रचा लीजिए। तो पता है उनको क्या सुनने में आता था? जो संपन्न धनी वर्ग के लोग थे वे क्या कहते थे? ना, हम ना करें गरीब घर की लड़कियों से शादी, क्योंकि वो चटोर होती हैं और कंजूस, इससे तो हमारे खानदान पूरा बिगड़ जाएगा। ये उनके आंसर्स हुआ करते थे। निराश होकर, गरीबी से तंग होकर मुंशी जी ने अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति के साथ कर दिया, जिसकी आयु 41-42 वर्ष थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जब भगजोगनी अपने यौवन अवस्था में आई, मतलब जब वो युवा हुई, तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। कहानी में लेखक ने एक और बात स्पष्ट की है कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी वो तो 40-42 साल का था, अधेड़ उम्र का था। उसकी अपनी भी संतानें थी, और उसकी जो संतान थी ना, वो भगजोगनी के आयु की थी। भगजोगनी और जो उसके पति की संतान थी, बेटा था, वो बराबर की उम्र के थे। जब भगजोगनी के पति की मृत्यु हुई तो वो विधवा हो गई। अब क्या करे? तो उसने जो उसके पति का बेटा था उससे विवाह रचा लिया, क्योंकि वो उसके समान आयु का भी था और वो अपना पहाड़ सा जीवन किस तरह काटती, तो ये उसने किया। लेखक ने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से ये भी बताया है कि भगजोगनी की सुंदरता का बखान करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। अलौकिक सौंदर्य की धनी, बहुत ही ज्यादा अधिक सुंदर थी भगजोगनी, लेकिन फिर भी गरीबी के कारण उसको किसी ने नहीं पूछा। और गरीबी ऐसे नहीं कि जन्म के साथ उनको गरीबी मिली हो। उनके पिता जो थे मुंशी जी, उन्होंने अपने कर्म ऐसे किए, कुकर्म कह सकते हैं, कि लक्ष्मी या धन की कोई कीमत ना समझकर, उसका मूल्य ना देकर पैसे को उड़ा दिया, और देखा गया फिर इस तरह से। पाठ में यही बताया गया है कि कहानी का प्लॉट कहानीकार शिवपूजन सहाय की अमर कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी। जब कभी भी कहानी का प्लॉट
कहीं पर भी आ जाती है इस कहानी की बात तो सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ये शामिल हो ही जाती है। इसमें कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियों, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, कुरीति, रीति मतलब जो रीति है, रिवाज है, संस्कृति है, लेकिन कुरीति मतलब बुरी रीति जो समाज के तथाकथित लोगों द्वारा ही निर्माण कर दिया जाता है। तो ऐसी कुरीति में सबसे बड़ा जो मतलब भयंकर रूप था वो था दहेज प्रथा का, और इसी की चपेट में आ जाती है भगजोगनी। क्या होता है कि दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी जैसी सुंदरी की दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है लेखक ने, कि दहेज प्रथा ने किस कदर, लेखक ने मुंशी जी के घर का वर्णन किया है। और भगजोगनी जो कि अनुपम सुंदर थी, उसकी सुंदरता की उपमा नहीं दी जा सकती थी, वो इतनी सुंदर थी कि क्या कहें। उन्होंने इसी बात पर हमारा या पाठक, पाठक मीन्स जो पढ़ते हैं, श्रोता, पाठक, श्रोता, वक्ता, ठीक है, वक्ता मीन्स जो बोलता है, श्रोता मीन्स जो सुनता है, पाठक मीन्स जो पढ़ता है, हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है कि किस प्रकार मानव दहेज की निर्ममता के कारण बूढ़े वर का वरण करने को वह मजबूर हो जाती है। वरण क्या, मजबूरी थी। बूढ़ा वर, उसकी आयु, भगजोगनी की आयु मात्र 12-14 वर्ष की थी, और जिससे उसका विवाह हुआ उसकी 41-42 साल की, 2 गुनी मतलब 3 गुनी, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौको 48, तिगुनी चौगुनी आयु के व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो जाता है। कहानी इस प्रकार है। कहानीकार के गांव के पास किसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भगजोगनी था। याद रखना, बूढ़े मुंशी जी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी थी, और उनकी इकलौती नहीं, लड़के भी थे उनके, तो एक बेटी थी, भगजोगनी नाम था उसका। भगजोगनी का रूप नाम के अनुरूप था, बहुत ही सुंदर। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दारोगा थे, लेकिन दारोगा ने जो कुछ भी कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ उसकी एक घोड़ी बची थी, और घोड़ी काफी अच्छी थी। तुर्की घोड़ी से उनकी तुलना की गई है। अंग्रेजों की पैनी नजर दारोगा की घोड़ी पर रहती थी कि इतनी तेज तर्राट घोड़ी तो हम लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन दारोगा ने वो नहीं दी थी। मरने के बाद उसी घोड़ी को बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध कर्म खूब धूमधाम से किया गया था। और दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। जब खूब धन दौलत या पैसे आते थे तो उन्होंने ऐन वक्त के लिए संभाल के नहीं रखा, जो कि मूर्खता है, क्योंकि संकट या विपत्ति आमंत्रित या हमसे पूछकर नहीं आती है कि नॉक नॉक करें, मे आई कम इन। नो, क्या पता कब कौन सा विपत्ति का पहाड़ टूट जाए, कौन सा क्या समय करवट ले ले, और कब क्या दिन देखने पड़ जाए। इसलिए हमेशा अपने फ्यूचर, अब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, प्रश्न ये जरूर आ रहा होगा कि ऐसे तो कहते हैं कि भाई भविष्य की चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान पर फोकस्ड रहो। देखिए, वर्तमान पर फोकस्ड रहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप जो है उसको तुरंत उड़ा खा जाएं, और वो भी व्यर्थ में। कंजूसी और फिजूल खर्ची में बहुत अंतर है। फिजूल खर्ची हमें कभी नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकताएं जो हैं उनका पूरा करना चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं कि जरूरत भी नहीं है फिर भी उड़ाए जा रहे हैं धन। तो ऐसा ही कुछ किया था मुंशी जी ने, सब कुछ उड़ा डाला। उनके मरते ही दारोगा जी की जैसे ही मृत्यु हुई, अमीरी बालू की भांति सरक गई जैसे हाथ से। जैसे रेत को मिट्टी में मतलब मुट्ठी में रखते हैं और रेत फिसल जाती है ना, जैसे ही दारोगा जी की मृत्यु हुई, बस इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमराती गई। बहुत दयनीय स्थिति हो गई। चूल्हा चक्की की भी ठंडे हो गए। चूल्हा चक्की ठंडे हो जाना मतलब अब तो 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए। अब 2 जून की रोटी तक मुनासिब नहीं हो पा रही थी। जो एक दिन बटेरा का शोरबा सुड़कता था, मतलब बेहतरीन हुक्का पानी पिया करते थे ऐश से पलंग पर बैठे बैठे, अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगा। कुछ थोड़ा सा जो भी मिल जाए उसको खाकर पानी पीकर सोने लगे। मुंशी जी की ऐसी दशा देखकर लोग कहने लगे, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। थानेदारी की कमाई मतलब खूब कमाया, रिश्वतखोरी की, हाँ ऐसे ही कमा लिया और गया। इतना ही नहीं, जो मुंशी जी चुल्लू इत्र अपनी पोशाक पर मला करते थे, बहुत मतलब उनकी शान और शौकत का यह वर्णन किया है
कि जब पैसे थे, जब आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो उन्होंने उस पैसे का कोई मूल्य नहीं समझा, कोई वैल्यू नहीं की। आड़े वक्त के लिए जरा सी भी ये नहीं सोचा कि घर में बच्चे भी हैं, उनका भी भविष्य, हमें माता पिता की ये जिम्मेदारी रहती है कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ सहेज कर रखें। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो संतान है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि माता पिता जाने, लेकिन हर एक का अपना कर्तव्य होता है। मुंशी जी ने वो कर्तव्य बिल्कुल भूल चुके थे और जब धन दौलत सब कुछ था तो उसको उड़ा दिया सब कुछ। अब क्या है कि दारोगा जी के जमाने में मुंशी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए, सब गए। जब 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला नहीं था। जब दोनों टांग दरिद्रता के दलदल में आ फंसी हैं तब एक लड़की पैदा हुई। बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना, बेईमानी का पैसा ऐसे ही चला जाता है, खून पसीने की कमाई अच्छे से टिकती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि पैसे जिस तरह से आए वैसे उन्होंने उड़ा दिए और एक लड़की भी हुई उनको। उसके बाद कहानीकार ने यह भी कहा है कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगार नहीं है, लेकिन किस्मत क्या है, क्या हम किस्मत के भरोसे बैठकर हाथ पर हाथ रखे रहें? किस्मत के बारे में सोचकर हम कर्म करने से विमुख हो जाएं? कदापि नहीं। कहते ना कि अरे हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना यारो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अब क्या हुआ? यही है कि उसने मनुष्य बना दिया। सबसे बड़ी किस्मत हमारी यही है कि हम मनुष्य योनि में आ गए हैं श्लोक पर। और मनुष्य मीन्स सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जिसको बुद्धि दी है, बल दिया है, सारा कुछ करने के लिए अंग प्रत्यंग दिए हैं। इसके बावजूद भी यदि उसे कोसें या उस पर उंगलियां उठाएं कि तूने हमें क्या दिया, क्या हम किसी को भी अपनी एक आध उंगली काट कर दे सकते हैं कि चल चल भाई ले, मुझे ये सामान चाहिए, अच्छा आज तुझे ये उंगली चाहिए ले ले, आंख चाहिए ले ले, ये चाहिए वो, ऐसे दे सकते हैं? नहीं। कितना कीमती है हमारा शरीर, अमूल्य धरोहर है हमारे पास, और हम इतना अच्छा शरीर होते हुए भी कहते हैं कि उसने हमें क्या दिया? तब तो लानत है हमें अपने आप पर। उसने बुद्धि, बल, विद्या सब कुछ दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करके किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। और यही नहीं किया था मुंशी जी ने, इसलिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है। कहानीकार सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ये भी कहते हैं कि तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करनी बड़ी मूर्खता है। उस समय समाज भी बिल्कुल क्या था, दहेज, जो धनी वर्ग थे, जो संपन्न हुआ करते थे, और उनके घर में यदि लड़का है तो वो और संपन्न होते जाते थे और संपन्न हो जाते थे। आई डोंट नो व्हाई कि लड़कियों का जन्म होना मतलब माता पिता को ऐसा लगता था जैसे हमारी तो मृत्यु ही हो गई। लड़की के जन्म से पहले भी उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या भी आपने सुना होगा। मतलब बहुत ऐसी बातें हुई हैं समाज में विगत वर्षों में, जिनके बारे में सोचकर रूह खड़ी, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। तो यहां पर लेकिन युग धर्म का क्या दोष भाई? इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुष दल को स्त्री खदेड़ भी रहा है। बेचारे मुंशी जी जब घी तथा गरम मसाले उड़ाते थे तब लड़का पैदा होता था, परंतु मटर के सत्तू खाने पर मजबूर हो गए तब लड़की पैदा हुई। अब यहां पर उन्होंने बेचारे मुंशी लिखने के पीछे इसका ये उद्देश्य कतई नहीं है लेखक का कि वो मुंशी जी को वास्तव में बेचारे कह रहे हो। व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि यदि सोच समझकर बुद्धिमानी से कार्य लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते उन्हें। यह सच है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने। और ध्यान रखना हमेशा कि जो जमीन से उठकर धीरे 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 ऊंचाई की ओर जाता है उसको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, लेकिन जो ऊपर से नीचे गिर जाता है ना, वो तो मानो जिंदा लाश की तरह हो जाता है। कहते ना, जिसने घी लगी रोटी खाई हो वो रूखी रोटी कैसे खा सकता है, लेकिन जिसने रूखी रोटी खाई है वो घी लगी रोटी भी खा सकता है और बिना घी की रोटी भी खा सकता है। मीन्स हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल सकता है। तो जो हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके वही तो मनुष्य है, क्योंकि सिचुएशंस या जो परिस्थितियां हैं वो सदा एक सी नहीं रहती हैं। हमेशा हमें सद्बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए। मखजोगनी रूप से तो अमीर थी किंतु भाग्यहीन थी, क्योंकि जन्म लेते ही मां के दूध से वंचित हो गई थी और मुंशी जी फटेहाल में पैदा हुई।
जिस दिन पहले पहल कहानीकार ने उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। एक और कहानीकार उसकी अपूर्व सुंदरता पर अभिभूत हो जाते हैं और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर कलेजा कांप जाता है। बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चिथड़ा सा लपेटे हुई थी, मतलब उनके पास कपड़े तक नहीं थे कि वो तन को सही से ढक सके। भीख मांगने के लिए भी एक चादर या कुछ आंचल की आवश्यकता होती है, वो भी नहीं था। उसके सिर के बाल जो थे वो बिना तेल के बुरी तरह बिखर जाते थे। तेल तो छोड़िए, 2 जून की रोटी तक नहीं मतलब हो पाती थी उनके लिए। और उसकी दरिद्र राक्षसी ने उस सुंदर सुकुमारी का गला टीप दिया हो। इसलिए कहा है कि प्रकृत सुंदरता के लिए कृत्रिम सुंदरता की कोई जरूरत नहीं होती। पर भगजोगनी गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? सौंदर्य कैसे खिल सकता था बताइए? लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सकता? जब खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं होगा, सुंदरता कहाँ टिकेगी? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और पौष्टिक आहार में ही स्वस्थ शरीर। सब कुछ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एक के ना होने से सब कुछ चरमरा जाता है। ठीक वैसा ही हुआ। वह तो दाने दाने के लिए मोहताज थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू, तेल के लिए तक दूसरों पर निर्भर थी, या यूं कहें कि उसके लिए तो मानो सपना ही था। महीने के एक दिन भी भरपेट दाने के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? खाने को ही नहीं मिलता था भरपेट, पानी पी पी कर गुजारा करते थे। ऐसे में सुंदरता कहाँ टिकती? मुंशी जी अपना दुखड़ा लेखक को सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगते हैं तथा बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। मांग के जो भी थोड़ा बहुत मिल पाता है तो क्या खाते होंगे, कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि किसी की दी हुई मुट्ठी पर भीख लेने के लिए भी तन पर आंचल नहीं था। भीख ना मिलने पर भूखे रात गुजारनी पड़ती है। दुर्गति पर रहम करने वाला कोई नहीं, उल्टे सब लोग तीर बरसाते हैं कि जो मुंशी पहले घी के दिए जलाता था, अब वो देखो दर दर भीख मांग रहा है। तो लोग कभी भी ताने मारना नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहां पर मुंशी जी की जो हालत है वो बड़ी दयनीय थी। इसी का लेखक ने वर्णन किया है। लिखा है, इस लड़की के हाथ पीले करने रहे हैं। मतलब अब पिता अपनी बेटी के विवाह को लेकर चिंतित है। इस लड़की के हाथ पीले करने के लिए हाथ जोड़कर लोगों की विनती की, पैरों में गिरा, इसकी सुंदरता के बारे में भी बताया, परंतु क्या जवाब मिला कि मतलब कुछ भी उनको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। जवाब यही मिला कि गरीब घर की लड़कियां चटोर होती हैं और कंजूस होती हैं। और ठीक है, यदि हम तुम्हारी लड़की से विवाह कर भी लेंगे अपने बेटे का, तो दहेज कहाँ से दोगे? ये सारी बातें पैरों को पड़ा, उनकी सुंदरता के बारे में बताया। लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद किसी का दिल ना पिघला। उल्टे दोष मढ़ने लगे कि गरीब घर की लड़कियां चटोर और कंजूस होती हैं, और यदि इसी तरह से हम तुम्हारी लड़की को अपने घर में ले आए तो हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ऐसे हमारा जो खानदान है वो उसमें पूरा गरीबी जैसा माहौल छा जाएगा। सुनो, हम आपकी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकते, और बिना तिलक दहेज के तो बात करना भी नहीं चाहते। हिंदू समाज के सारे कायदे भी अजीब ढंग के हैं ना। लेखक दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर चोट करता हुआ कहता है। यहां पर चोट करने का अर्थ करारी चोट, मतलब व्यंग और कटाक्ष। उसी समाज में रहते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु बन गया। आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। उनको क्या लगता है, समाज हमारा है, ये प्रकृति, ये सारा कुछ हमारा है। गरीब जिनके पास धन नहीं है वो तो मात्र हमारे पेशलग्गू हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। ये हो जाता है। लेखक दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर चोट करते हुए कहते हैं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं। देखो यहां पर जैसे लड़की का हम आपकी लड़की से विवाह तभी करेंगे जब आप इतना दहेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब लड़के का मोल भाव कर रहे हैं तो वो बड़े भले आदमी। लेखक ने लिखा है ना कि जो लोग लड़के का मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे तो भले आदमी समझे जाते हैं। और यदि इसी तरह से कोई लड़की का पिता और कोई गरीब उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचे तो वह एकदम निर्लज्ज कहलाता है।
क्यों? दहेज जो मांग रहे हैं वो भी तो लड़के की कीमत मांग रहे हैं। यदि लड़की का पिता कहे कि हमें इतने पैसे चाहिए तो उसको कहते हैं देखो अपनी लड़की को बेच रहा है, और लड़के को भी तो बेच रहा है। समाज की सोच या निम्न सोच जो किस कदर से, हम ये नहीं कह सकते कि आज पूरी तरह से एकदम परिवर्तित हो गया है, ये समाज में सकारात्मकता फैल गई है। आज भी है, दोष भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, पहले भी कुछ अच्छाइयाँ भी थी, दोष भी थे। तो यहाँ पर लेखक ने इस पाठ के माध्यम से समाज की व्यवस्था पर भी करारा व्यंग किया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि सोच समझकर ही अगला कदम उठाना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और फिर कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। करना था, सोचना समझना तब था ना जब हमारे हाथ में कुछ था। अब हाथ से सब फिसल गया है रेत की तरह, तो हमें लग रहा है ओ अब तो हमारे हाथों में कुछ नहीं बचा। जब याद नहीं आया, जब बहुत सारा सब कुछ था और हम बहाए जा रहे थे पानी की तरह। तो हमें जो भी कार्य करना है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यही तो आज की सामाजिक व्यवस्था है। अपनी विवशता की कहानी लेखक को सुनाते सुनाते गला रुंध गया मुंशी जी का, बोलते नहीं बना, रोने लगे वे और भगजोगनी को गोद में बैठा कर फूट फूट कर रोने लगे। मुंशी जी की दास्तां सुनने के बाद उस रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करने के लिए लेखक ने भी अपने कई मित्रों से अनुरोध किया, लेकिन जवाब सबका क्या था? दहेज जी। परंतु सबने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब मुंशी जी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ अपनी नाबालिग लड़की का विवाह कर दिया। सोचो, लड़की की आयु 18 वर्ष नहीं हुई थी, 12-14 वर्ष की थी, और उसका विवाह किसके साथ तय कर दिया? एक 41-42 साल के अधेड़ उम्र के साथ। उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसकी बड़ी बड़ी संतानें थीं जो संभवतः भगजोगनी से भी बड़ी होंगी, और उसके साथ भगजोगनी का विवाह तय हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? साल पूरा होते होते मुंशी जी भी चलते बने, बुजुर्ग तो हो ही गए थे। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर उन्हें नदी में डुबो दिया। धन दौलत होती, पैसा होता, अच्छे से क्रियाकर्म होता, लेकिन मुंशी जी जब मरे या मुंशी जी की जब मृत्यु हुई तो गरीबी तो जैसे पूरी तरह से उनको अपने काल का ग्रास बना चुकी थी। तो लोगों ने उनके गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया, कर दिया विसर्जित। भगजोगनी का सौंदर्य जब निखरा तब वह विधवा हो गई। जब भगजोगनी अपने युवावस्था पर पहुंची, उसका जब यौवन का आया, तब उनके जो पतिदेव थे, जो कि उस समय अधेड़ उम्र के थे, वो बुजुर्ग होकर चल बसे। अब क्या करें? जिस आयु में उसका विवाह होना चाहिए था उस समय वो विधवा हो गई। क्या करती वो? समाज के ताने सुन सुनकर अकेला जीवन जीने से अच्छा था, क्या किया उसने? जो पति का बेटा था, जो उससे आयु में थोड़ा बहुत बड़ा भी था, उसके साथ उसने विवाह कर लिया। अब देखिए, और उसने जवानी के उन्माद में सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपना सर्वस्व अपने सौतेले बेटे को सुपुर्द कर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जो समाज दूसरों पर लांछन लगाने में सबसे आगे रहता है, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, अरे अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। कहते ना, जब हम एक उंगली किसी दूसरे पर उठाते हैं तो ये तीनों उंगलियां हम पर भी उठती हैं। इट्स बेटर कि हम दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाएं। इट्स बेटर कि हम अपने काम से काम रखें। इट्स बेटर कि हम बहुत अधिक व्यस्त रहें। वही सही होगा हमारे लिए भी, हमारी संतान के लिए भी, जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए भी, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। क्योंकि पीठ पीछे लोग बातें करते ही हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा करो। आपने वो सुना है ना कि एक गधे पर सवार होकर एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, और वो अपने लड़के को, या क्या था ऐसा कुछ, बहू, हाँ ठीक है, बेटे को गधे पर बिठाकर ले जा रहा। अब सब कह रहे देखो देखो कैसा बेटा है, बुजुर्ग बाप पैदल चल रहा है और ये ऐश से बैठे हैं गधे पर। तो उन्होंने कहा अरे यार क्या करें फिर? अब लड़का उतरा और पिताजी को बिठा दिया। सब कहने लगे देखो इतना बड़ा भी नहीं है बेटा कि वो पैदल चले और अपने बाप का बोझ ले जाए।
कम से कम बूढ़े बाप को ये तो सोचना चाहिए था कि अपने बेटे को ही बिठा दे। ठीक है, चलो भैया, फिर से बाप जी उतर गए नीचे, दोनों पैदल चलने लगे। फिर क्या कहते हैं लोग, कितने मूर्ख हैं ये, गधा होते हुए दोनों पैदल चले जा रहे हैं। समझ में आया? कुछ तो लोग कहेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए हमें सही कार्य करना है और परवाह तो किसी की नहीं करना। खास तौर से उन लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है जो पीठ पीछे कुछ भी एवई वैवई करते हैं। क्योंकि जो हमारे अपने हैं, और कहते हैं ना, हमें अपनी सफाई में किसी के सामने अधिक पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। तो अपना एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। बता दो ये सब करने की जरूरत है, कसम से ये वो। मेरी इस डिक्शनरी में कसम नामक कोई शब्द नहीं है। मानना है मानिए, नहीं मानना है जयराम जी की। मिलते हैं कभी, मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें किसी को प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमारे अपने हैं वो जानते हैं कि हम क्या हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो चिंता से भी मुक्त रहते हैं, और हमारा जो दिनचर्या है और जो काम है वे भी अच्छे से हो पाते हैं। और पता है फिर क्या होता है, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए ही रहते हैं। आखिर ये खुश क्यों रहता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि यदि अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके सामने बस हंसते रहो, वो बेचारा कुड़ कर ही मर जाएगा कि ये खुश क्यों है। तो कोई तीर तलवार औजार उठाने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। बाकी जो दुश्मन मुश्मन होंगे वो बेचारे जल जल कर भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। बस पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, अच्छे से वीडियोस देखना है। शिक्षा है फ्री, 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स फ्री देता है। शिक्षा जिसके आधार पर, जिस पर चलकर व्यक्ति समाज में सम्मानीय बनता है, सफल बनता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वही शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक विषय के वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजबूती के साथ हमेशा के लिए बने। ठीक है, समझ आया? सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।